इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी एग्जेम्प्टेड है, कितना भी हो। सब लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग पे जोर डालिए, लिखी बातों पे इतना नहीं, कोई फायदा नहीं है। आरपीएफ में 9.5% तक इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड है, 9.5% से ऊपर टैक्स। सब लिखा हुआ है, लिखिए मत। ये जो 9.5% की रेट है वो 31 अगस्त 2010 तक की। 1 सितंबर से जो रेट है रिड्यूस हो गया, 8.5% एग्जेम्प्टेड है। यानी कि 2 पार्ट में आपको याद रखना पड़ेगा। लिखा हुआ है, ये भी मैं दिखा दूंगा कहां लिखा हुआ है। एक्चुअली पूरी बुक पहले छप चुकी थी, उसके बाद नोटिफिकेशन आया तो इन्होंने शुरुआत में एक पेज दोबारा डाला इस चीज का। न्यूमेरिकल में ये चीज दिखेगी नहीं आपको कहीं भी। क्यों न्यूमेरिकल? क्योंकि बुक एक दिन में ही तो नहीं छप सकती, 1-1.5-2 महीने लग जाते हैं बुक के छापने में। तो बुक पूरी छप चुकी थी, उसके बाद नोटिफिकेशन आए तो एक पेज बढ़ा दिया इन्होंने, लेकिन न्यूमेरिकल में कहीं नहीं होगा ये, तो न्यूमेरिकल में मुझे कराना पड़ेगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 1 है, उसके सामने वाले पेज पे लिखा हुआ है। अटेंशन स्टूडेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ रिवाइज टू 8.5% पर एनम। क्योंकि जितने भी अमेंडमेंट हैं जहां जहां चाहिए वहां इनकॉर्पोरेट करना बहुत मुश्किल है, पूरी बुक को एक एक पढ़ना। तो बस थियोरिटिकल अमेंड कर दिया इन्होंने कि एक पेज बढ़ा दिया और उसके बाद बाइंड कर दी बुक को। तो 9.5% 31 अगस्त 2010 तक है, और उसके बाद 1 सितंबर 2010 से कितना रेट रह गए? 8.5%। यानी 8.5% एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर क्या होगा? टैक्सेबल होगा आरपीएफ का। यूआरपीएफ का कुछ नहीं होगा अभी भी, यूआरपीएफ का अभी भी कुछ नहीं होगा, उसे बाद में पकड़ेंगे। बताइए कोई दिक्कत है किसी भी तरह से? कुछ नहीं टैक्सेबल है, ना प्रिंसिपल टैक्सेबल है ना इंटरेस्ट टैक्सेबल। देखिएगा पेज नंबर 3.14, टैक्स implications in respect of the various provident funds. The various provident funds are statutory provident funds established under the Provident Fund Act 1925, recognized provident fund, unrecognized provident fund, and public provident fund notified by the CG. The following table summarizes the various issues relating to the tax incident or contributions made and payment received out of the various provident fund. अलग अलग दे रखा है, या 4 कॉलम 5 कॉलम बना रखे हैं। पहला कॉलम है टैक्स इंसिडेंट, यानी कि होगा क्या, टैक्स ट्रीटमेंट होगा क्या, एसपीएफ के केस में क्या होगा, आरपीएफ के केस में क्या होगा, यूआरपीएफ के केस में क्या होगा, और पीपीएफ के केस में क्या होगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो मेन चीज होती है वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एसपीएफ के केस में क्या है? एग्जेम्प्ट। आरपीएफ के केस में क्या है? एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ द सैलरी का मतलब बता रखा है। यूआरपीएफ के केस में नॉट टैक्सेबल व्हेन द कंट्रीब्यूशन इज मेड, जिस समय आप करोगे उस समय कोई टैक्सेबल नहीं है, बाद में देखेंगे। अब पीपीएफ में नॉट एप्लीकेबल होता ही नहीं है, इसलिए मैंने बताया था एप्लीकेबल ही नहीं है। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, देखिए सैलरी हेड में टैक्सेबिलिटी की कोई बात नहीं है, सब जगह डिडक्शन लिख रखा होगा, मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो फिलहाल इस चैप्टर से बाहर की बात है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ये तो डिडक्शन वाला चैप्टर देखेंगे तब देख लेंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू द प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ एग्जेम्प्ट, आरपीएफ के 2 रेट हो गए। एग्जेम्प्ट अप टू इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट द रेट 9.5% पर एनम। तो नहीं करने हैं अगर डेट वाइज आ जाएगी तो। यूआरपीएफ नॉट टैक्सेबल व्हेन इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड, यूआरपीएफ में कुछ भी नहीं। और पीपीएफ का यार बात ही नहीं, पहली बात तो। और तीसरी चीज बचती है लमसम पेमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और टर्मिनेशन ऑफ द, तीसरी चीजें बनती है।
एफपीएफ में एग्जेम्प्ट है, एफपीएफ में क्या है, जो आरपीएफ है उसमें भी एग्जेम्प्टेड है लेकिन कुछ कंडीशन है, आरपीएफ में भी एग्जेम्प्टेड है लेकिन कुछ कंडीशन है। जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाता वो मान लिया जाता है कंडीशन सेटिस्फाइड है। क्या है कंडीशन? फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ द सर्विसेज इज टर्मिनेटेड ड्यू टू द इल हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द एम्प्लॉय बिजनेस और एनी अदर रीजन बियॉन्ड हिज कंट्रोल। अगर आपकी जो सर्विस जा रही है, आपकी डेथ हो गई है इल हेल्थ की वजह से, या एम्प्लॉयर का बिजनेस ही बंद हो गया इसलिए जा रही है, या ऐसे कारणों की वजह जा रही है जिसमें एम्प्लॉय गलती नहीं है, पूरा एग्जेम्प्टेड है। इसका मतलब अगर एम्प्लॉय गलती है, एम्प्लॉय जबरदस्ती छोड़ता है, रिटायरमेंट लेता है, कुछ भी है, तो 5 साल से पहले नहीं छोड़ेगा वो सर्विस को। अगर 5 साल से पहले सर्विस छोड़ेगा तो फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड टैक्सेबल हो जाएगा। 5 साल तक एक जगह काम का आपको करना पड़ेगा। इफ ऑन द सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही टेक एम्प्लॉयमेंट विद अनदर एम्प्लॉयर, exemption is allowed to the extent such accumulated balance is transferred to the RPF account maintained by other employee। ये भी बताता हूँ, सी पॉइंट देखिएगा। The employee has rendered continuous service within employer for a period of 5 years और 5 साल तक उसने सर्विसेज दी हो, तब जाके वो एग्जेम्पशन मिलेगी। बी पॉइंट क्या है? ये बी पॉइंट क्या है कि अगर आप 5 साल से पहले सर्विस छोड़ दो, पहले आप रिलायंस कंपनी में थे, रिलायंस कंपनी ने रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन पैसा मत लीजिएगा प्रोविडेंट फंड का, कहीं ना कहीं सर्विस पे तो जाओगे। अब आप टाटा आपने ज्वाइन कर ली, तो टाटा के पास जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट होगा आप उसमें ट्रांसफर करा लीजिए, आप उसमें क्या करा लीजिए, ट्रांसफर करा लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रिलायंस कंपनी ने 5 साल पहले सर्विस छोड़ी, अब पैसा भी कैश में ले लिया, तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। या तो 5 साल के बाद छोड़ दीजिए, फिर तो कैश में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल से पहले अगर छोड़ोगे तो 2 केस हैं, या तो डेथ वगैरह का है जिसमें एम्प्लॉय गलती नहीं है, फिर तो कैश में भी ले लोगे और तब भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर दूसरा केस है 5 साल से पहले छोड़ने का कि आपने एम्प्लॉयमेंट चेंज किया है, तो उस केस में कैश में मत लीजिएगा, दूसरे एम्प्लॉय के पास जो प्रोविडेंट फंड का बैलेंस है उसमें ट्रांसफर करा लीजिए। पहला वाला पॉइंट यार वही तो है, परमानेंट। जागो मोहन प्यारे जागो। सर में आगे बात दूरी पियो समझिएगा। 3 बजे छोड़ूंगा, 3 बजे क्लास में जाएगा। एसएम की क्लास मेरे बाद ही तो है, तो मैंने उनसे बोल रखा 3 बजे छोड़ूंगा। बेकार की बहस मत कीजिए आप। नोट देखिएगा, नोट 1, इफ आरपीएफ बैलेंस विद प्रीवियस एम्प्लॉयर इज ट्रांसफर टू द आरपीएफ अकाउंट मेंटेन्ड बाय द न्यू एम्प्लॉयर, देन द पीरियड फॉर विच सर्विसेज वाज रेंडर्ड टू द प्रीवियस एम्प्लॉयर विल बी इंक्लूडेड इन द कंप्यूटिंग द लिमिट ऑफ 5 years। क्या मतलब है इसका? 3 साल बाद आपने रिलायंस छोड़ दी काम करने के बाद, अगर आप कैश ले लोगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। आप टाटा में जा रहे हो, रिलायंस कंपनी का जो प्रोविडेंट फंड था टाटा में आपने ट्रांसफर करा लिया, टाटा में से भी 3 साल बाद छोड़ ली, वो कैश ले लिया। अब बात ये आती है कि टैक्सेबल होगा नहीं होगा, तो ये कह रहे हैं नहीं होगा, क्योंकि जो पुराने एम्प्लॉय के पास सर्विसेज दी थी आपने वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। लेकिन इंक्लूड तब होंगी अगर आपने पहले वहां से कैश नहीं लिया होगा, मतलब ट्रांसफर करवाया होगा, तभी की बात है। सपोज कीजिए आपने रिलायंस कंपनी कैश ले लिया, वो तो टैक्स दे दिया आपने, अब टाटा में 3 साल काम किया, वहां पे भी कैश ले लिया, तो ये मत सोचना कि रिलायंस के भी 3 साल जुड़ जाएंगे, इसलिए 5 साल पूरे हो गए। वो तब जुड़ेंगे अगर वहां ने ट्रांसफर करवाया होगा, तो 5 साल की कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी और वो टैक्सेबिलिटी से आप बच जाओगे, टैक्सेबल हो जाएगा पूरा। जब दूसरे एम्प्लॉय के पास जाओगे तो पहले एम्प्लॉय वाला पीरियड भी जोड़ा जाएगा 5 साल के लिए। पहली बार सर्विस पे लगा तब से हो जाएंगे।